ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो अभी न्यूज में किस लिए था? बिकॉज एनपीटी का जो 5 ईयर रिव्यू मीटिंग था, अभी वो कंडक्ट हुआ था आफ्टर अ डिले बिकॉज ऑफ कोविड 19। ये एक्चुअली होना 2020 में था, बट 2 साल डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड 19 पैंडमिक। ठीक है, एंड रिसेंटली एनपीटी ने 50 साल भी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, सो एनपीटी साइन जो था ये 1968 में हुआ था, बट ये फोर्स में 1970s में आया। तो एम क्या था बेसिकली? तो दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो कल भी हमने बात किया था सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में कि सिक्योरिटी का एक मेजर एस्पेक्ट आजकल जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर आर्मिंग बन चुका है। ठीक है, तो कंट्रीज जो स्पेशली छोटी कंट्रीज है वो कोशिश कर रही है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, ताकि जो जापान में बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा नागासाकी का, वो वापस कभी रिपीट ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए इनको डिसआर्मामेंट करना या इनको खत्म करना, एलिमिनेट करना शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, सो उसी लाइंस पे एनपीटी लाया गया था। ऑल्दो अगर आप इसका विजन देखोगे, ऑब्जेक्टिव देखोगे, तो इट कुड बी थ्री प्रोंग। पहला, प्रिवेंट करना है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब वेपन टेक्नोलॉजी टू बी स्पेसिफिक। On the other hand, it aims to promote cooperation in peaceful use of nuclear energy। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर वेपन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसको प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर वो किसी पीसफुल यूज में हो रही है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हो रही है, तो वहां पे उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। एंड फर्दर, अचीविंग द गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो नाम से ऐसा लग रहा होगा कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सबके लिए होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर एक डिस्टिंक्शन किया गया है कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, एक है न्यूक्लियर वेपन स्टेट और एक है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियर वेपन क्या है और नॉन न्यूक्लियर वेपन क्या है। मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, दे आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन उसमें भी एक कैच ये है कि ये ट्रीटी के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट सिर्फ उन कंट्रीज को मानता है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे और टेस्ट कर लिए थे बिफोर 1 जनवरी 1967। ठीक है, 1 जनवरी 1967 तक P5 जो कंट्रीज है, P5 मतलब जो यूएनएससी के अंदर जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, ये P5 कंट्रीज 1967 पहले 1961 के पहले तक न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे। तो इसलिए इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट कैटेगराइज किया गया है और इनको डिसआर्मामेंट करने की कोई जरूरत नहीं है इस ट्रीटी के अंदर। ठीक है, वहीं ऐसी कंट्री जिन्होंने इसके बाद में न्यूक्लियर वेपन या तो बनाए हैं या फिर बनाए ही नहीं है, उन सबको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कैटेगरी में डाला गया है। तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज भी आ जाते हैं और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बनता है कि वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करें। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंड इस पे हमेशा से एक मतलब कांस्टेंट एक इंडिया का स्टैंड रहा है इसके ऊपर, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंड का थोड़ा कीवर्ड में आप याद रख सकते हो, इंडिया इज कमिटेड टू यूनिवर्सल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इंडिया का ये स्टैंड कॉन्टिन्यूसली रहा है और इसी कारण इंडिया ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। ठीक है, तो एनपीटी नहीं साइन करने की वजह से इंडिया को इनिशियली कुछ नुकसान हुए, जैसे कि एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इस टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन यूएस के साथ हमने जब सिविल न्यूक्लियर डील करी, ठीक है, बैक इन अंडर पीएम मनमोहन सिंह, ठीक है, तब ये जब एग्रीमेंट हुए तो उसके थ्रू यूएस से हमें एनपीटी वेवर मिल गया। ठीक है, और हमें बिना एनपीटी के अंदर जाए या बिना एनपीटी को साइन करे हुए हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री मिल गई, बाद में मर्कोसर में, सॉरी, बाद में एमटीसीआर में मिल गई, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या वाजिनार एग्रीमेंट, इन सब के अंदर भी एंट्री मिल गई थी। ठीक है, सो ये था ब्रॉडली इसके बारे में। अगर आप इसके अंदर और थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे, ठीक है, तो इसमें एक एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है हर 5 साल के अंदर, जो अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, जो मीटिंग अभी साल 2022 में हुई थी, जिसकी वजह से ये एनपीटी न्यूज में था। देन नेक्स्ट,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1957 में बनी थी टू प्रमोट न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड इंश्योर सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर IAEA ये काम करता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे जाके उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके अंदर जो नॉर्म्स हैं न्यूक्लियर को लेके, उन सब नॉर्म्स को चेक करता है। कहीं वो इंश्योर करता है कि कोई ऐसा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्री जो है वो कहीं न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा सिविल न्यूक्लियर डील के आड़ के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज जो काम है एक तरीके से वॉचडॉग का काम करता है, ताकि ये चीज इंश्योर हो पाए कि कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना रहा हो, ठीक है, ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्रीज में से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, IAEA एक वॉचडॉग की तरह यहाँ पे काम करता है। अगर आप इसके रोल देखोगे तो इट वेरीफाइज मोर देन 900 सिविलियन फैसिलिटी। इंडिया के अंदर भी अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, तो उन सब न्यूक्लियर प्लांट्स को भी IAEA चेक करने आता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सारे को नहीं चेक करता, केवल उन्हीं को चेक करता है जहां पे हमने जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इंपोर्ट किया है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को चेक कर सकता है इंडिया के अंदर। तो याद रखना इंडिया के अंदर स्टैंड क्या है IAEA के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं NPT की, ठीक है। तो पहला रिडक्शन किया है न्यूक्लियर वेपन्स में। पहले अगर हम बात करें 1986 में जब कोल्ड वॉर पीरियड था, तब ये वॉर हेड्स की जो संख्या है, वॉर हेड्स मतलब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है, ये 70,000 प्लस पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में NPT के एफर्ट्स थे और भी कई और ट्रीटीज आई, ठीक है, जैसे US और रशिया के बीच में बहुत सारी और ट्रीटीज आई थी, जैसे सॉल्ट हो गई, INF ट्रीटी हो गई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी हो गई। तो इन सब के चलते न्यूक्लियर वेपन में काफी रिडक्शन आया। करंटली हम 14,000 के लेवल पे हैं, जिसमें से मैक्सिमम या जो लायन शेयर है वो US और रशिया के पास है, ठीक है। तो इन कंट्रीज पे कह सकते हैं कि ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, या एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही सेम प्रिंसिपल आप न्यूक्लियर वेपन्स के पर्सपेक्टिव से भी लगा सकते हो, ऑल्दो वो यूज क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेसफुली प्रिवेंटेड प्रोलिफरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप कह सकते हो 1970s के बाद जब ये NPT आया, फोर्स के अंदर आया, उसके बाद से कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज सिर्फ न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर पाए हैं, जिसमें से दो तो आपको पता ही है, इंडिया है और पाकिस्तान है। इसके अलावा इसराइल है। इसराइल के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है ये तो क्लियर नहीं है, बट हाँ, कंट्रीज का ऐसा मानना है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और लास्ट जो चौथा कंट्री है वो हमारा नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने इनिशियली NPT को साइन किया था, बाद में वो NPT से बाहर निकल गया और फिर न्यूक्लियर वेपन बनाए उसने, ठीक है। सो ये एक अचीवमेंट हो गया। नेक्स्ट, एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन। तो बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स को इसके अंदर ऐड किया गया, ताकि जो एबिलिटी है IAEA की टू बेसिकली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी वो और बेटर हो सके, ठीक है। तो एडिशनल प्रोटोकॉल आते गए, जैसे कि अगर हम बात करें ईरान न्यूक्लियर डील थी, विच इज फेमसली नोन एज JCPOA। कोई इसके बारे में बता सकते हैं JCPOA के बारे में? कुछ आइडिया है किसी को क्या था JCPOA? ईरान और US एक अग्रीमेंट ईरान, था जिसके थ्रू ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता था। ठीक है। थोड़ा अगर और डिटेल में जाएं तो JCPOA जो है वो मतलब उसको लीड तो US ही कर रहा था, लेकिन उसके साथ और भी कंट्रीज थी। तो टोटल P5+1 कंट्रीज थी। P5 मतलब जो परमानेंट 5 मेंबर है UNSC काउंसिल के, US, चाइना, UK, फ्रांस, ठीक है, एंड चाइना, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज हो गए, प्लस जर्मनी भी था उनके साथ, ठीक है। तो ये 5 P5+1 हो गया, और प्लस ईरान तो था ही। तो ये कंट्रीज ने मिलके JCPOA डिजाइन किया था, ठीक है। और इसमें ये चीज बोला गया था कि ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक है उसको एनरिच नहीं करेगा बियॉन्ड 3.6%।
ठीक है, मतलब एक मिनिमम परसेंटेज वो रख सकता है। तो वो मिनिमम परसेंटेज किस लिए रखा गया था, ताकि उसको कोई पीसफुल यूज करना हो, जैसे कि रिसर्च वगैरह में यूज करना है, या फिर किसी लेट्स से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है उसको, तो उसके लिए वो यूज कर सकता है, लेकिन उसको उससे बियॉन्ड एनरिच नहीं कर सकता। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन में या न्यूक्लियर मटेरियल में दो टर्म इस्तेमाल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है फर्टाइल मटेरियल, एक होता है फिसाइल मटेरियल। इसके बीच में डिफरेंस पता है क्या, फर्टाइल और फिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो टाइप के मटेरियल होता है, एक होता है फर्टाइल, एक होता है फिसाइल। ठीक है, तो फर्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अंडरगो कर सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन के। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो सकता है फर्टाइल मटेरियल में, लेकिन अभी करंट स्टेज में इट इज नॉट फीजिबल टू कंडक्ट न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, उसका एनरिचमेंट करना पड़ता है, तो हमारे पास फिसाइल मटेरियल आता है। ठीक है, तो इनिशियली होता क्या है, इनिशियली होता है फर्टाइल मटेरियल, उसको हम एनरिच करते हैं तो वो बन जाता है फिसाइल मटेरियल। ठीक है, तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो, तो यूल फाइंड कि नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है वो हमें मिलता है U-238। ठीक है, तो ये होता है फर्टाइल, लेकिन ये डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, इसको हम एनरिच करते हैं। और इसका एक और आइसोटोप होता है U-235। ठीक है, जो कि होता है फिसाइल मटेरियल, जो अंडरगो कर सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन के। ठीक है, सो वेपन बनाने के लिए या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको U-238 को U-235 तक के लेवल पे लाना पड़ेगा। और ये जो एनरिचमेंट है ये 90% एनरिचमेंट होगा, तब जाके आप बॉम्ब बना सकते हो उसका। ठीक है, ये 90% का मतलब क्या है कि U-238 का सपोज यूरेनियम का एक बकेट है आपके पास, तो उसके अंदर 90% जो एटम्स होने चाहिए वो U-235 के होने चाहिए। ठीक है, तब जाके हम बोलते हैं कि 90% एनरिचमेंट हो गया है। ओरिजिनली तो आपको U-238 मिलेगा, आप उसको एनरिच करोगे तो वो U-235 बनेगा। U-235 जो है वो एक फिसाइल मटेरियल है, यानी दिस कैन अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा टेक्निकल जो आइडिया है ये क्लियर हुआ हो। मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, साइंस एंड टेक में आप ये चीज पढ़ते ही हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज आगे चलते हैं। तो JCPO ये था, P5+1 कंट्रीज मिलके ईरान के साथ बेसिकली आइडिया ये था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है। ठीक है, सो ये था JCPO। इसके अलावा क्रिएटिंग न्यूक्लियर फ्री जोन्स। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो न्यूक्लियर फ्री जोन का वर्ल्ड के अंदर, या कोई ऐसा जोन है जिसको डिक्लेयर किया गया है न्यूक्लियर फ्री जोन? मून। मून तो फिर, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका। हाँ एंटार्क्टिका भी बोल सकते हो न्यूक्लियर फ्री जोन है। हाँ मतलब फिर तो मून थोड़ा उतना सही नहीं है, बिकॉज फिर आप मार्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट है, एंटार्क्टिका हो गया। फिर आपके पास आसियान है, आसियान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर कर रखा है। तो ऐसे कई सारे रीजन है जिन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर कर रखा है। तो एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसे हैंडी होने चाहिए, अंटार्कटिका, आसियान, ये सब आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, चैलेंजेस क्या है एनपीटी के इम्प्लीमेंट। हाँ बोलिए। सेंट्रल एशिया भी है न्यूक्लियर फ्री हाँ जोन। करेक्ट, सेंट्रल एशिया भी है, सही है। तो ये कुछ रीजन है जो न्यूक्लियर फ्री जोन है। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या है एनपीटी को लेकर। तो पहला तो हमने जैसे बताया कि इंडिया का ये मानना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन न्यूक्लियर स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, दूसरा नॉन कंप्लायंस हो रहा है इस ट्रीटी का। ठीक है, तो ऑल्दो हम कह सकते हैं कि प्रोलिफरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली रुक गया है। ठीक है, मतलब दो टाइप का आप प्रोलिफरेशन को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, यानी बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, जैसे सपोज अभी इंडिया के पास आया, फिर पाकिस्तान के पास आया, फिर ईरान के पास आया, फिर ईरान से इराक के पास आया, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। तो ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है, क्योंकि अभी तक केवल 4 कंट्रीज ने ट्रीटी साइन होने के बाद एक्वायर करे न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन अगर हम वर्टिकल प्रोलिफरेशन की बात करें, यानी सपोज एक कंट्री है जैसे रशिया हो गई, आज उसके पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन है, कल उसके पास 20,000 न्यूक्लियर वेपन हो गए,
तो ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन की संख्या है वो धीरे धीरे वापस बढ़ती जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल को भले ही ये चेक कर रहा हो, लेकिन वर्टिकल प्रोलिफरेशन को ये चेक नहीं कर रहा है, कि वो ये एड्रेस नहीं कर रहा कि जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं क्या वो अपना स्टॉक कम कर रही हैं, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में नॉन कंप्लायंस हो रहा है। नेक्स्ट, नया आर्म्स रेस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी थी उसको हम बोलते थे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो बहुत लार्ज एरिया में डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते थे। जैसे हिरोशिमा का एग्जाम्पल हो गया, तो पूरा का पूरा सिटी वाइप आउट हो गया। लेकिन अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं, यानी ऐसे न्यूक्लियर वेपन जो एक बहुत छोटे एरिया में, लाइक आप कह सकते हो 1 by 1 किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बहुत छोटा सा एरिया हो गया, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन का एरिया होगा, बस उतना ही ब्लास्ट करना। तो ऐसे भी न्यूक्लियर वेपन आने लगे हैं अब। फिर दूसरा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट हो गया है, तो उसके चलते नई आर्म्स रेस हो रही है, ठीक है। तो उसको भी एड्रेस नहीं करा है। फिर फर्दर, अनसेटल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे अब ईरान का एग्जाम्पल ले लो कि JCPO से यूएस ने अब्रप्टली विड्रॉ कर लिया, और अब जो है ईरान जो है वो बार बार धमकियां दे रहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी 3.67% का जो एग्रीड अपॉन लिमिट था JCPOA के अंडर, उसको ब्रीच कर दिया ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं वो एक सिक्योरिटी माहौल जो है वो खराब हो रखा है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करेगा। जैसे अगर इंडिया ने क्यों न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया, तो कारण यही था कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था, तो इसलिए हमें भी चाहिए था हमारी सिक्योरिटी के लिए। सिमिलरली, अगर आप रिसेंट का एग्जाम्पल देखोगे विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, ठीक है, तो आप कह सकते हो या ऐसा मानते हैं लोग कि अगर न्यूक्लियर वेपन रहा होता यूक्रेन के पास तो शायद रशिया अटैक ही ना करता, ठीक है। तो इस टाइप के जब तक एनवायरनमेंट रहेगा तब तक पीपल वुड बी inclined टू गो फॉर एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये एक इश्यू है। फिर ट्रीटी के अंदर भी लूप होल्स हैं, जैसे कि ट्रीटी विद इन जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनके अंदर जो प्रोलिफरेशन है उसको नहीं एड्रेस करा। दूसरा, हो सकता है कई ऐसे कंट्रीज हो जिन्होंने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना लियो, वो ये ट्रीटी में साइन भी कर जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि उनके पास वो वेपन्स है, ठीक है। फर्दर, नया नया इमरजेंस हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जैसे हमने पहले बात किया हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं, तो वो भी एक चीज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ग्रुपिंग्स आप कह सकते हो, जैसे ऑकस हो गया, क्वाड हो गया। तो ये इस टाइप की जो मिलिट्री ग्रुपिंग है वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा खराब कर रही है, ठीक है। फर्दर, देयर इज अ ब्रेकडाउन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन इन्वेजन। अब कह सकते हो कि जब डिप्लोमेसी नहीं वर्क करती तो ऑटोमेटिकली वॉर होता है, ठीक है। सो ये थे कुछ इश्यूज जो एड्रेस नहीं कर पा रहा है एनपीटी, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं वे अहेड। तो पहला इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएसए और रशिया के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का इन दो कंट्रीज के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट, एडहायरिंग टू टोटल प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी तरफ हमें जाना चाहिए, या जो इंडिया का जो कमिटमेंट है कि यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, डिसआर्मामेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ के पास हो और कुछ के पास नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिसआर्मामेंट हो रहा है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, encouraging पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। तो ये चीज थोड़ा आपको याद रखना है इसके अंदर। अब इंडिया का थोड़ा सा स्टैंड देख लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, ठीक है। सो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इंडिया का स्टैंड इसके प्रति एकदम क्लियर है और कंसिस्टेंट है। इंडिया शुरू से बोलता रहा है यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। तो ये कीवर्ड जरूर याद रखना। इंडिया का स्टैंड आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी के GS2 के अंदर आराम से पूछ सकते हैं आपसे ये सवाल। तो आपको ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड कीवर्ड्स है ये सारे पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडिया हैज नॉट साइन एनपीटी, neither India has signed treaty on prohibition of nuclear weapons. Also, India has not signed comprehensive nuclear test ban treaty, ठीक है। बिकॉज इन सब ट्रीटीज का थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायसनेस है, ठीक है, कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, या उनके अंदर कुछ लूप होल्स है जो कुछ कंट्रीज को एडवांटेज देते हैं या प्रिविलेज देते हैं। तो इंडिया का स्टैंड है कि जब तक कोई
यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी नहीं होगी तब तक इंडिया उसको साइन नहीं करेगा। अदरवाइज इंडिया ने अपना स्टैंड कंसिस्टेंट रखा है, ठीक है। तो ये था इंडिया का स्टैंड इसके बारे में। अगर इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो हमने 2003 के अंदर एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन निकाला था जिसमें हमने बोला था नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज मतलब कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो उसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे अगर किसी ने हम पे केमिकल अटैक कर दिया तो हम भले इस्तेमाल कर देंगे, अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन जब तक हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा तब तक हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मींस? ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए, बिकॉज ये न्यूक्लियर वाला टॉपिक थोड़ा हॉट टॉपिक है इस साल। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज कोई एनिमी नेशन पहले आप पे स्ट्राइक कर देता है, ठीक है, या आपके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उन पे ही अटैक कर देता है सीधा, तब भी आपके पास ऐसे ऑप्शन बचे रहने चाहिए जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर अटैक वापस कर सको उस पर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि आप पहला न्यूक्लियर अटैक सह सको और उसके बाद न्यूक्लियर अटैक कर भी सको, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी नो फर्स्ट यूज होने का कोई मतलब है। अदरवाइज नो फर्स्ट यूज सिंपली अगर आप रख लोगे और आपके पहले ही दुश्मन जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को उड़ा देता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन होने का, ठीक है। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू एनपीटी। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है या कुछ पूछना है किसी को? इसमें ये याद रखना है कि इंडिया IAEA का मेंबर है और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का एजेंसी का मेंबर नहीं है। कंफ्यूजन होता है। हाँ करेक्ट, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया जो है आईईए का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर बना है, ठीक है, वो थोड़ा क्लियर रखना। और आईईए जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो ओईसीडी के अंदर बनी है, ओईसीडी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं सार्क के ऊपर, ठीक है। तो सार्क इज कंसीडर्ड, या साउथ एशिया इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट में तो वो शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है जिसकी वजह से वो इंटीग्रेटेड नहीं रहता, या इसराइल का और अरब वर्ल्ड का कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन साउथ एशिया में ऐसा कुछ नहीं भी है, मतलब ऐसे कुछ इश्यूज नहीं भी है, फिर भी ये जो रीजन है बहुत लीस्ट डिसइंटीग्रेटेड है। तो रीजन उसमें अगर हम बोले ऐसा क्यों है, तो लार्जली वो इंडिया और पाकिस्तान का जो एनिमोसिटी है उसी की वजह से है। आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत कम जो ट्रस्ट है वो काफी कम है, ठीक है, या ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत सारी और कंट्रीज है वो बोल रही है कि सार्क को रिवाइव करने की जरूरत है ताकि साउथ एशिया वापस इंटीग्रेटेड हो सके, ठीक है। तो सार्क का अगर आप नहीं याद रहती कंट्रीज कौन कौन सी, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि म्यांमार है कि नहीं है, मालदीव्स है कि नहीं है, तो इसका ना एक निमोनिक है जो आप याद कर सकते हो, कॉल्ड MBBS पेन। MBBS क्या है? M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो MBBS पेन से आप याद रख सकते हो। ये 8 कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो कि 1985 में बना था बाय साइनिंग ऑफ इट्स चार्टर इन ढाका इन 1985, ठीक है। सो करंटली इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू के अंदर है और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वेलफेयर इंश्योर करना था ऑफ पीपल इन द साउथ एशिया, improve quality of their life, accelerate economic growth, territorial integrity, strengthen collective reliance, ठीक है। तो ये ब्रॉडली इसका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हमें पता है कि बहुत लंबे समय से इसकी कोई मीटिंग हुई नहीं है और वर्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से डिफंक्ट हो गई है, यानी ऑपरेशन नहीं कर रही है। सो लास्ट जो समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था और सब्सिक्वेंट जो समिट से जो 2016 में होना था वो कैंसिल हो गए थे बिकॉज ऑफ पठानकोट एंड उरी टेररिस्ट अटैक, ठीक है, जो कि शायद पाकिस्तान की बेहस पे करे गए थे, ठीक है। सो इसीलिए इंडिया ने रिजेक्ट ही कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट
अगर हम बात करें तो सार्क का एक मेजर फेलियर ये भी रहता है कि इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस से होती है। प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस मतलब कि जो 8 कंट्रीज हैं, अगर वो आठों की आठ एग्री करती है किसी इशू पे, तो वो इशू पास होगा या वो रेजोल्यूशन पास होगा। अदरवाइज अगर एक कंट्री भी मना कर देती है तो वो रेजोल्यूशन नहीं पास होता है। तो इसी के कारण ये जो सार्क है ये कभी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी वो फेवर ही नहीं करता कि वो जो डिसीजन है वो लिया जाए जो इंडिया चाह रहा है, ठीक है। तो वो एक इशू रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरा रीजनल ट्रेड की अगर हम बात करें, मतलब विद इन सार्क ट्रेड की हम बात करें, तो ये बहुत कम है, लाइक लेस देन 10% या सिंगल डिजिट में है, 6-7% के आसपास ही है इंट्रा सार्क सार्क ट्रेड। वेरएज अगर और कंट्री से कंपेयर करें या और रीजन से कंपेयर करें, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, तो वहां पे जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो एज हाई एज 60% है। तो आप समझ सकते हो कहाँ 60% और कहाँ 5%। तो जब इस टाइप के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि कंट्रीज के बीच में कोई खास और पॉलिटिकल या फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन भी नहीं होते, ठीक है। ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है बिटवीन कनेक्शन बिटवीन पीपल। तो जब दो कंट्रीज के बीच में कनेक्शन ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि फ्रेंडशिप टूटेगी या लड़ाई होगी, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई एक बहुत फेमस सेइंग है, इफ गुड्स डोंट क्रॉस द बॉर्डर देन सोल्जर्स विल, ठीक है। जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में भी यही बोल सकते हो, जिन जिन एरियाज ने उनके साथ ट्रेड नहीं किया तो वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो वही सेम चीज है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वॉर होना लाजमी है उस केस में, क्योंकि दोनों कंट्रीज को कोई अलग से फर्क पड़ने नहीं वाला। अगर ट्रेड होता रहता तो उन दोनों साइड की कम्युनिटीज को लगता है कि हाँ ट्रेड खराब हो जाएगा, तो ट्रेड खराब नहीं होना चाहिए इसलिए वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेड ही नहीं है तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू ट्रेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवाइवल की जरूरत क्या है, तो पहला तो साउथ एशिया जो रीजन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो साउथ एशियन जो है, ये साउथ या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये शेयर करता है, ठीक है। इसमें एथनिक हो गई, लिंग्विस्टिक हो गई, कल्चरल हो गई, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी हम लोग शेयर करते हैं। दूसरा, कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करें, कॉमन प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म, एनर्जी शॉर्टेज, हाइड्रोपॉलिटिक्स। जैसे अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो वो इंडिया से गुजरती है फिर पाकिस्तान से गुजरती है। या अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो वो इंडिया से गुजरती है एंड देन फिर बांग्लादेश से होके गुजरती है, ठीक है। तो आपस में ये रीजन जो है काफी इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए कॉमन इश्यूज भी फेस करता है, ठीक है। तो अगर उसको इन कॉमन इश्यूज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रिजोल्व किया जाए जो कि सार्क है तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये तो मैंने फैक्ट बता ही दिया। आगे, सेंट्रल पिलर है इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी का, ठीक है। क्योंकि सार्क के अंदर सारी वही कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबरहुड में है, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है सार्क। नेक्स्ट, नो रियल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो जैसे ही सार्क को इंडिया ने साइडलाइन किया, बिकॉज इंडिया चाहता था कि हम आइसोलेट करें पाकिस्तान को इंटरनेशनली, ठीक है। तो इंडिया ने कोशिश की कि सार्क की जगह हम बिम्स्टेक का इस्तेमाल करें। लेकिन बिम्स्टेक जो है बहुत ही एक स्लो मूविंग, हम कह सकते हैं कि एक कैमल है, ठीक है, या टॉर्टोइज ही बोल लो, कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है बिम्स्टेक। ऑल्दो इसको भी बने हुए ऑलमोस्ट 25+ ईयर्स हो चुके हैं बिम्स्टेक को भी, लेकिन फिर भी बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है यहाँ पे। तो जिससे पता लगता है कि इतना कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है बिम्स्टेक। और दूसरा, बिम्स्टेक के अंदर कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, जो कि हम सार्क के अंदर देखते हैं। बिम्स्टेक के अंदर जो कंट्रीज हैं, म्यांमार और थाईलैंड जुड़ जाते हैं, तो जनरली उनसे हमारा इतना कोई रिलेशन रहा नहीं है पास्ट के अंदर, जितना कि हमारा सार्क कंट्रीज से रहा है, ठीक है। तो वो भी एक इशू है। ऑल्दो ये सब हमने कुछ इश्यूज बात कर ली कि क्यों रिवाइवल करने की जरूरत है। अब फेलियर और चैलेंजेस क्या रहे हैं सार्क के, वो देख लेते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि पूरा जो सार्क का जो मीटिंग है, दिस हैज बीन हेल्ड हॉस्टेज बाय इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ठीक होते हैं तो सार्क भी अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन खराब होते हैं तो सार्क भी बेकार हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मल्टीपल एग्रीमेंट्स आर बीइंग
स्टॉल्ड, ठीक है, जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो गया, या साफ्टा हो गया। साफ्टा क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो साइन तो हो गया था, लेकिन वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, मतलब कोल्ड स्टोरेज में है। वो इफेक्टिवली अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। कोई कॉमन ऐसा फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया हम लोगों ने जिसके थ्रू डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो सके। नेक्स्ट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऑल्दो हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि दो चीज होती है, एक तो होता है पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप कुछ चीजों को ट्रेड करने पे एग्री करते हो एट लोअर टेरिफ्स। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप बहुत सारी एंटिटीज को खोल देते हो, ओपन मार्केट कर देते हो उन कंट्रीज के साथ जिन्होंने एफटीए साइन किया है, ठीक है। तो साफ्टा जो था वो सार्क का अपना एक एफटीए था, लेकिन इसके अंदर एक सेंसिटिव लिस्ट जो थी वो निकाली गई थी, यानी ऐसे कुछ गुड्स जो ये कंट्री चाहती थी कि उनके अंदर फ्री ट्रेड ना हो, ठीक है। तो ये जो सेंसिटिव लिस्ट थी ये काफी बड़ी थी, ठीक है। तो विच इफेक्टिवली लेड टू रिड्यूस साइज ऑफ द प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन या ट्रेडेड थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो कमोडिटीज थी वो कम हो गई और सेंसिटिव लिस्ट की कमोडिटीज ज्यादा बढ़ गई। तो इफेक्टिवली ये जो साफ्टा है ये भी किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। दूसरा, फेलियर इन रीचिंग कॉमन ग्राउंड ऑन द इश्यूज, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि बार बार पॉलिसीज चेंज होती रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जैसे अभी श्रीलंका का केस हो गया या पाकिस्तान का केस हो गया। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो जो इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर कन्वर्जेंस हो सकता था वो भी चेंज होते रहते हैं। लैंग्वेजिंग फॉर वांट ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप की भी जरूरत होती है, सो एज टू इंश्योर के जो रिलेशन है वो अच्छे रहे। तो वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है अभी इन कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट, डीलिंग विद टेररिज्म, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑफ टेररिज्म, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए जरूरत है। देन एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया को मोस्टली ये जो कंट्रीज हैं ये बिग ब्रदर की तरफ परसीव करती है, स्पेशली अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे इंडिया का, लाइक द नेपाल ब्लॉकेड ऑफ 2015, तो उसमें क्या किया था इंडिया ने, नेपाल को सप्लाई रोक दिए थे। तो उसकी वजह से इंडिया के टुवर्ड्स जो परसेप्शन है नेबरहुड में वो उतना अच्छा नहीं है, और ये माना जाता है कि इंडिया एक बिग ब्रदर एटीट्यूड फॉलो करता है, यानी आर्म ट्विस्ट करता है कंट्रीज को अपनी बात मानने के लिए, ठीक है। तो वो भी अच्छा नहीं है इंडिया की परसेप्शन के लिए। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मोस्टली जो कंट्रीज हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर इंडिया को छोड़ दो और थोड़ा बांग्लादेश को छोड़ दो, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी या लीज डेवलप कंट्रीज के अंदर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपस में इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि एक दूसरे को ये इफेक्टिवली फंड्स प्रोवाइड कर सकें या फिर एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकें, ठीक है, क्योंकि इतना रिन्यूमरेशन इनको मिलेगा ही नहीं। तो ज्यादातर इनका जो ट्रेड है ये यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ रहता है, जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वाटर डिस्प्यूट एक मेजर कंसर्न है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडस वाटर शेयरिंग ट्रीटी के ऊपर चलता रहता है कंफ्यूजन, या बांग्लादेश के साथ कंफ्यूजन चलता रहता है वाटर शेयरिंग ट्रीटी पे, ठीक है। ऑल्दो अभी हमने रिसेंटली एक ट्रीटी साइन करी थी बांग्लादेश के साथ, वाटर शेयरिंग ट्रीटी। कोई नाम बता सकते हो उस ट्रीटी का? ऑलमोस्ट आफ्टर 30 years we have signed a treaty with water sharing treaty with बांग्लादेश, तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ट्रीटी का नाम था कुशियारा रिवर ट्रीटी, ठीक है, कुशियारा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। ये कुशियारा जो रिवर है ये असम से बांग्लादेश में जाती है, तो उस पर ये एक वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी था वो हमने साइन किया था आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years, ठीक है। लास्ट जो हमने ट्रीटी साइन किया था वो किया था गंगा वाटर ट्रीटी, ठीक है, 1996 में। उसके बाद अब जाके हमने कोई और ट्रीटी साइन किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये थे कुछ इश्यूज। अगर हम बात करें अचीवमेंट की सार्क की, तो सार्क ने कुछ अचीवमेंट भी किए हैं, जैसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, लेकिन ये थ्योरेटिकल ही है क्योंकि प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सेंसिटिव लिस्ट, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं करना था ट्रेड, फ्री ट्रेड। दूसरा, केवल गुड्स के अंदर है, सर्विसेज इसमें से एक्सक्लूडेड है, तो वो भी एक इशू है। देन इससे पहले साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 1995 में, ठीक है। तो जैसा कि हायरार्की मैंने बताया,
जब भी दो कंट्रीज के बीच में या एक रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि पहले आप कुछ कमोडिटीज में एग्री करते हो कि हाँ हम इनके अंदर कोशिश करेंगे कि कम टैरिफ्स के साथ ट्रेड करें। उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे आप मान लेते हो कि हाँ हम एक लार्ज बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर बहुत लो टैरिफ्स के ऊपर ट्रेड करने को रेडी हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन पीटीए एंड एफटीए। ठीक है, इसके अलावा सार्क यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, लेकिन इसके अंदर भी इशू ये है कि बहुत हाई वैकेंसीज हैं, लंबे समय से इसके जो पोस्ट है उनको फिल नहीं किया गया है। फिर सार्क फूड बैंक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, सार्क डेवलपमेंट फंड है। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई हैं टू लुक इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये आप अचीवमेंट के तौर पे लिख सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो यही था इसमें। आगे अगर हम देखें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो पहले इट इज क्वांटिसेंशियल या इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट सार्क मीटिंग रेगुलरली बिकॉज सार्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप बिम्स्टेक का एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो कि बहुत स्लो पेस पे डेवलपमेंट हो रहा है बिम्स्टेक का। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग डिफरेंसेस अमंग द कंट्रीज। ठीक है, तो क्योंकि कॉमन इश्यूज फेस करते हैं ये सभी कंट्रीज, तो इसलिए बेटर है कि आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि सभी कंट्रीज एक दूसरे के कंसर्न के सभी कंट्रीज एक दूसरे के कंसर्न को प्रॉपर्ली एड्रेस करें। लास्टली, रीडिफाइनिंग सार्क चार्टर। तो कोशिश कर सकते हैं जो कंसेंसस बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग है उसको हम लोग कंसेंसस की जगह वेटेड वोटिंग डाल दें। ठीक है, कि अगर लेट्स से एक कंट्री नहीं मान रहा है लेकिन अगर वापस वही रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर उसको मानना पड़ेगा, जैसे हमारे पार्लियामेंट के केस में होता है कि अगर दूसरी बार बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास तो उनको साइन करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ है कि मेजोरिटी अगर चाह रहे हैं तो फिर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू सार्क। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांस हिमालयस को कट करके कुछ कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है ये बेसिकली चाइना और नेपाल को इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप वैसे इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे जोग्राफिकली इस रीजन को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे हिमालयस पड़ते हैं। लेकिन चाइना के पास अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है कि वो ये सब काम जो है बहुत इजीली कर सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी है उसके पास। ठीक है, कि वो टनल्स के थ्रू कट कट कर सकता है हिमालयस को और फिर रास्ता बना सकता है। ठीक है, सो ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत सारे रीजंस के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है दिस वाज प्रपोज्ड एज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होगी, मतलब पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एविएशन, कम्युनिकेशन, इन सभी के थ्रू कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाएगा। इसी को ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडिया इसके पीछे ये है कि चाइना चाहता है क्लोज इंटीग्रेशन या इंक्रीज इंटीग्रेशन विद साउथ एशिया। ठीक है, तो असल में साउथ एशिया का अगर हम बात करें रीजन की तो इंडिया कंसीडर साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज इट्स बैकयार्ड। मतलब अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में बोले तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे इंडिया डोमिनेट करता है या इंडिया एक हेजिमन है इस एरिया के अंदर। तो अगर चाइना यहाँ पे एंट्री लेता है तो वो इंडिया की हेजिमनी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, या इंडिया के बैकयार्ड के अंदर ट्रांसग्रेस कर रहा होगा चाइना ये करके। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न भी है, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। दूसरा, कंसर्न्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो हिमालयन कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आजकल मतलब क्वाड आप जानते होंगे, वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। इसमें हम देखते हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूएस। ठीक है, ये 4 कंट्रीज का मिलके एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस है और खासकर चाइना को काउंटर करना है। मतलब अल्टीरियर मोटिव्स का चाइना को ही काउंटर करना है
लेकिन ऐसा इंडिया का नहीं मानना है, ठीक है। इंडिया बस बोलता है कि ये फ्री एंड ओपन नेविगेशन के लिए बात करता है इंडो पैसिफिक के लिए, ठीक है। लेकिन यूएस कहता है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, तो वहां पे थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये क्वाड जो है, ये नए नए क्वाड बनते जा रहे हैं अब, ठीक है। जस्ट बिकॉज 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग हो जाता है तो उसको क्वाड कह सकते हो। जैसे अभी वेस्ट एशियन क्वाड था, I2U2 वाला, तो उसी लाइंस पे ये हिमालयन एक क्वाड बन रहा है, जिसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, ठीक है। तो इट मीन्स या इट साउंड्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट, ठीक है। तो आइडिया इस हिमालयन क्वाड का है कि एक मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस बनेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिस इज डोमिनेटेड बाय द कोल्ड वॉर मेंटालिटी। कोल्ड वॉर मेंटालिटी मतलब कि दो ब्लॉक्स हैं और आपको एक दूसरे के अगेंस्ट काउंटर बैलेंसिंग करनी है या बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये आइडिया रहता है इस हिमालयन क्वाड के पीछे, जो इंडिया के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है या इंटरेस्ट के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है, ठीक है। सो हिमालयन क्वाड जो है चाइना का एक पॉलिसी इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है, जैसे इंडिया की इंडो पैसिफिक हो गई, जापान की हो गई, या यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर करना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इम्पैक्ट्स रिलेशन विद नेपाल, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे ट्रेडिशनल टाइज रहे हैं और नेपाल हैज बीन डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट्स, ठीक है। लेकिन अगर चाइना ये रास्ता खोल देता है तो इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेंस था नेपाल का वो खत्म हो जाएगा। और नेपाल जो है एक बफर स्टेट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नेपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंजिंग इंडियाज रोल इन साउथ एशिया, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कैसे इंडिया के बैकयार्ड में एंट्री कर रहा है चाइना। नेक्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना के केरोंग जो सिटी है वहां से लेके लुम्बिनी तक आता है, ठीक है। लुम्बिनी इज वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर, तो डायरेक्ट एक्सेस देता है टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर फॉर चाइना, ठीक है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इशू या एक रीजन बन जाता है कि इंडिया को इसके बारे में थोड़ा कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बिकॉज चाइना इज नॉट नोन फॉर बीइंग वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। उसको डेवलपमेंट से मतलब है, उसको एनवायरमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वो एनवायरमेंट का दिखाता भी है तो इट्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनली, उसे वैसे एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो एल्पाइन जो इकोसिस्टम है यहाँ पे हिमालय का वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, यहाँ पे बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज रहते हैं, टाइगर, राइनोज, एलिफेंट। तो अगर डेवलपमेंट होता है तो ये खतरे में आ जाता है। दूसरा, चाइना के अंदर इस टाइप के जानवरों का बहुत डिमांड है, ठीक है। तो दिस कुड मीन डेथ बेल या डेंजरस बेल फॉर सच एंडेंजर्ड स्पीशीज या फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज हैं। ऑल्दो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो नेपाल में भी इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारे अप्रेंशन है। तो ये अप्रेंशन आप 3 रीजंस के तौर पे देख सकते हो। इन जनरल आप जो भी चाइना के जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, उनको इन 3 रीजंस के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे बाकी कंट्रीज परसीव करते हैं चाइना की डिप्लोमेसी को, स्पेशली जो ये चेकबुक डिप्लोमेसी है उसको। पहला, नेपाल प्रेफर्स ग्रांट्स एंड सॉफ्ट लोन फ्रॉम चाइना, या तो वो पैसा देना ही ना पड़े, या फिर अगर देना पड़ रहा है तो सॉफ्ट लोन मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे देना पड़े, ठीक है। रादर देन उस पर कमर्शियल इंटरेस्ट चार्ज करो आप। जैसे अगर आप घर खरीदने जाओगे तो आपको वो घर शायद हो सकता है कि आपको मिले 7% इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन वहीं अगर आप सपोज प्रधानमंत्री आवास योजना में जाओगे तो वहां पे आपको सॉफ्ट लोन मिलता है, ठीक है। वहां पे आपको लोन हो सकता है 3 से 4% पे मिल रहा हो। तो ये डिस्टिंक्शन होता है सॉफ्ट लोन और हार्ड लोन के बीच में या कमर्शियल लोन के बीच में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेपाल वांट्स इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट शेड्यूल इन द लाइन ऑफ मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उसके लाइंस पे फंडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, वो चाइना के लाइंस पे नहीं मिलनी चाहिए। और लास्टली, BRI शुड बी ओपन फॉर कॉम्पिटेटिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो जनरली क्या होता था, BRI के अंदर अभी तक जितने प्रोजेक्ट हो रहे थे उसमें चाइना क्या करता था कि इन कंट्रीज को बोलता था कि आप बस कुछ चिंता मत करो, जो भी डेवलपमेंट है वो चाइनीज कंपनी आके कर देंगी, आपको बस रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो ये चाइना अपफ्रंट बोल देता था
लेकिन होता क्या था कि ये चाइनीज कंपनी जो है ये आती थी, एम्प्लॉयमेंट भी चाइनीज कंपनीज को ही मिलती थी और पैसा भी चाइनीज कंपनी को ही मिलता था, जिसका जो लोन है वो जिस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है उसको चुकाना पड़ता था। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया वो सब्सिडरी अलायंस जैसा लगेगा आपको, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने यूज करी थी, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का आइडिया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन पैसे कौन दे रहा था इसके लिए? तो पैसे वो प्रिंसली स्टेट दे रहे थे। तो वैसे ही पैसे जो है वो स्टेट्स पे करेंगे या वो कंट्री पे करेगी, लेकिन सारा जो डेवलपमेंट है वो चाइना करेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ओपन बिडिंग कर दो ताकि प्रोजेक्ट भी सस्ता हो जाए, और अगर कोई नेपाली कंपनी काम करना चाहती है उस प्रोजेक्ट पे तो नेपाली कंपनी भी कर सके। ठीक है, तो ये थे कुछ आइडियाज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी रिसेंटली श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड सब कंट्रीज जो हैं ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से थोड़ा सा अप्रहेंसिव हो गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के लिए वे अहेड क्या है, तो आपको याद होगा इंडिया ने नेपाल के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर रखी है, जिसके अंदर इंडिया और नेपाल जो है एक क्लोज कॉपरेशन एनविसाज करते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो उतना क्लोज शायद अब नहीं रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, लाइक जो 2015 का जो ब्लॉकेड था, या उसके बाद अभी रिसेंटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था काला पानी का। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से जो रिलेशन है इंडिया नेपाल के बीच में, ये हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम लो पे हैं अभी। ठीक है, अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर होने लगे हैं, बट पिछले एक दो तीन सालों में ऑल टाइम लो पे रहे हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न। तो इंडिया को ये कर सकता है इंडिया कि ये जो हिमालयन रीजन है इसको थर्ड पोल डिक्लेयर कर, मतलब थर्ड पोल तो है ही, लेकिन एक थर्ड पोल काउंसिल बनाए यहाँ पर, सो एज टू इंश्योर कि ये जो एनवायरमेंट है इस पे डेवलपमेंट की वजह से इकोसिस्टम में कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो उस तरीके से हम एनवायरमेंट को भी रोक पाएंगे, एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोक पाएंगे, और चाइना का जो डेवलपमेंट है इस रीजन में या जो एंक्रोचमेंट है इस रीजन में उसको भी रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूव करो कनेक्टिविटी विद द रीजन। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडिया के जो बॉर्डर है एरियाज हैं विद रिस्पेक्ट टू नेपाल और विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो थोड़े से पुअरली डिसकनेक्टेड है, या सॉरी पुअरली कनेक्टेड है। तो वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो ताकि जो बॉर्डर कोऑपरेशन है वो बढ़ सके। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। अगर आप थोड़ा सा चाइना की और पॉलिसीज देखोगे तो हिमालय को चाइना जो है परसीव करता है एज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो मल्टी प्रोंग पॉलिसी है चाइना की हिमालय की तरफ। एक तो यहाँ पे बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज है, ये जो तिब्बत और हिमालय के रीजन है। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, जैसे ब्रह्मपुत्र के ऊपर उसने 4 डैम्स बना लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मतलब चौथा इन वर्क है, 3 ऑलरेडी वो बना चुके हैं। ठीक है, वो भी एक इशू है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके चलते वो थोड़ा एरिया जो है सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो हिमालयन रीजन के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है चाइना का। इससे पहले उसने सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू भी जो हिमालयन रीजन है उसको कट करके ये सी पैक गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में बना लिया था। या जो वखान कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर क्या है? वखान कॉरिडोर, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये वाला मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे वखान कॉरिडोर जो है ये अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, ठीक है, पतला सा एक नैरो स्ट्रिप है, ये है वखान कॉरिडोर। ठीक है, तो पता होना चाहिए वखान कॉरिडोर मैप में कहाँ है, बिकॉज यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस टाइप की जो लोकेशन है वो पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइबर ऑप्टिक सर्वे प्रोजेक्ट जो है वो चला रहा है टू क्रिएट लिंकेजेस बिटवीन अफगानिस्तान एंड चाइना। ठीक है, सो इंडिया की तरफ से ज़रूरत है कि स्ट्रैटेजिक जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ी से डेवलप किया जाए। जैसे इस लाइन्स में हमने एक रोड डेवलप किया है, दौलत बेग ओल्दी, जिससे हम पॉपुलरली बोलते हैं डीबीओ। ठीक है, तो याद रखना ये डीबीओ हमने एस्टैब्लिश करी है, लेकिन इसी लाइन्स पे बहुत तेज़ी से और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सो एज टू मैच विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट चाइना हैज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, सो ये था इसके बारे में। इसमें किसी को ऐड करना है क्या कुछ?
ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना ताइवान इशू, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली यूएस की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था ताइवान में, जिसकी वजह से यूएस चाइना के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंड हो गए। ठीक है, सो यूएस स्पीकर जो है वो थर्ड हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिशियल बोल सकते हैं आफ्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन यूएस। ठीक है, तो उनका विजिट करना विदाउट द कंसेंट ऑफ चाइना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट था, जिसके चलते ये जो दोनों के बीच में रिलेशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंड हो गए। ठीक है, तो ताइवान अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा, तो याद रखना फॉर्मोसा इसी का ही पुराना नाम था। इट इज ऑलमोस्ट 100 माइल्स अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। ठीक है, यह जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो मेन लैंड जो चाइना है उससे 100 माइल्स की दूरी पे पड़ता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय ताइवान स्टेट। तो ताइवान जो था इनिशियली चाइनीज कंट्रोल में 17th सेंचुरी में आया था अंडर द किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी जो थी वो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी चाइना के अंदर। उसके बाद रेवोल्यूशन आता है और मोनार्की हट जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ये जो हिस्ट्री है इसको कई बार पढ़ते हो। ठीक है, तो फिर 19th सेंचुरी के अंदर जापान जब राइज करने लगता है तो फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर होता है और उसके अंदर जापान जो है ताइवान को अक्वायर कर लेता है। एंड वहां से लेके 1945 तक ये जो रीजन है ये रहता है विद जापान। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू जब जापान की डिफीट हो जाती है तो ये जो रीजन है वापस चाइना के पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम तक हम देखते हैं कि चाइना के अंदर खुद के अंदर एक सिविल वॉर चालू हो जाता है, जहां पे दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है। एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द माओ जेडांग, और दूसरी तरफ होती है क्यूमिंगटांग। क्यूमिंगटांग एक नेशनलिस्ट पार्टी होती है चाइना के अंदर जो पहले रूल कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, उसके लीडर होते हैं चियांग काई शेक। ठीक है, ये नाम यहाँ पे हाईलाइटेड है, नहीं याद रहे तो थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये कन्फ्लिक्ट जब इन दो कंट्रीज इन दो साइड्स के बीच में होता है तो यूएसएसआर जो होता है जो जस्ट नेबर ही था चाइना का इस टाइम के दौरान, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है तो वो कोशिश कर रही होती है कि कम्युनिज्म को हम स्प्रेड करें। ठीक है, तो कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए वो ये जो माओ जेडांग है इनकी पार्टी को हेल्प करती है, और इन्हीं की हेल्प की वजह से चियांग काई शेक की जो पार्टी है क्यूमिंगटांग वो हार जाती है, और वो हार कर जो मेन लैंड जो चाइना है, उसको छोड़ देती है और वो भागकर ताइवान चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे दो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है उस पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है। एक एक जो रीजन है वो कहलाता है आरओसी। आरओसी मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये दो रीजन या दो अलग अलग गवर्नमेंट है। आरओसी मतलब ताइवान है। ठीक है, और पीआरसी का मतलब क्या है, ये है मेनलैंड चाइना। ठीक है, जहाँ पे अभी आप देख रहे हो शी जिनपिंग जो है वो राज कर रहे हैं। तो ये दो रीजन्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार आप देखते होगे ओलंपिक्स में आरओसी अलग लिखा हुआ है, पीआरसी अलग लिखा हुआ है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो जब इन दोनों कंट्रीज का सेपरेशन हो जाता है, मतलब सेपरेशन नहीं कि ये दो अलग अलग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती हैं मेनलैंड के अंदर, जो पीआरसी है वो एस्टैब्लिश हो जाती है माओ जेडोंग के अंडर, और आरओसी जो है वो ताइवान के अंदर एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया था पीआरसी को एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने आरओसी को मानने से फिर इनकार कर दिया था। पहले वो आरओसी मतलब चियांग काई शेक गवर्नमेंट को ही मांगते थे, लेकिन जब पीआरसी आ गया मेनलैंड चाइना में तो इंडिया ने पीआरसी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन जो यूएस है उसने सिर्फ आरओसी को माना था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को माना था, और पीआरसी को वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता था। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे कोल्ड वॉर बढ़ने लगा, ठीक है, तो 1970s के आसपास जब रिचर्ड निक्सन आए, ठीक है, तो निक्सन के अंदर उन्होंने एक रीप्रोचमेंट पॉलिसी फॉलो किया। रीप्रोचमेंट पॉलिसी मतलब कि चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर लो तो आइसोलेट यूएसएसआर। ठीक है, एंड वहां पे हम देखते हैं कि फिर वो आरओसी को भूल जाते हैं, मतलब आरओसी को चाइना नहीं मानते, वो पीआरसी को चाइना मानने लग जाते हैं। ठीक है, एंड वहां से आरओसी का जो पॉलिटिकल क्लाउड था या जो इंटरनेशनली इसका जो रिकग्निशन था धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और पीआरसी को यूनिवर्सली सब लोग मान लेते हैं एज द
लेजिटिमेट चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट फोरम्स में पीआरसी की एंट्री हो जाती है, ठीक है, यूएन वगैरह सब जगह आ जाता है पीआरसी। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आरओसी और पीआरसी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो ये चीज इसमें याद रखना कि इसमें ये चीज याद रखना कि अभी करंटली 13 कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ताइवान को एज सॉवरेन कंट्रीज, और ये 13 कंट्रीज हैं बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज लाइक टुवालू, जिनको चाइना से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो वही कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे आप वेटिकन भी देख सकते हो, इन कंट्रीज को चाइना से वैसे कोई मतलब नहीं है, तो बस ये छोटे मोटे कंट्रीज हैं जो अभी रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब रिप्रोचमेंट पॉलिसी फॉलो किया था यूएस ने, तो यूएस ने स्पेसिफिकली बोला था कि हम पीआरसी को मान लेंगे, और लेकिन आरओसी या जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसको आप फोर्सफुली एक्वायर नहीं करोगे, ठीक है। उन्होंने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन ये भी बोला था कि आप फोर्सफुली एक्वायर नहीं करोगे, ठीक है। ये आरओसी को एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह फंक्शन करना चाहिए, और वो अपने हिसाब से अपना रिलेशन जो है वो चाइना के साथ डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो यूएस ने जो पॉलिसी थी बाद में धीरे धीरे जैसे चाइना का राइज होने लगा, इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यूएस का जो स्टांस है ताइवान के ऊपर वो थोड़ा एम्बिगुअस है, और ये नैन्सी पेलोसी की विजिट से और क्लियर हो जाता है कि वो बिना पूछे, बिना परमिशन लिए चाइना की, वो ताइवान में सीधी लैंड कर गई, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाइना ने या यूएस ने अपना जो व्यू है या पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान वो एम्बिगुअस रखा है, और एम्बिगुअस रखने का रीजन ही यही है ताकि वो कभी भी इस एम्बिगुइटी का यूज करके चाइना को प्रेशराइज कर सके। जैसे अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, ठीक है, तो इतने साल हो गए लेकिन अब तक हम बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो सकता है चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक है, जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा करके वो इंडिया का एरिया एक्वायर कर लेगा, वो भी है। लेकिन एक और आइडिया ये है कि वो चाहता है कि ये डिस्प्यूट जो है ये बना रहे, ताकि जब भी वो चाहे इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है बाय यूजिंग दैट बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। तो जैसे अगर आप बैकड्रॉप देखोगे, गलवान कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था, तो गलवान कन्फ्लिक्ट होने के पीछे का बैकड्रॉप था इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज करने का मतलब डायरेक्टली अक्साई चीन का जो रीजन है उसका भी स्टेटस चेंज हुआ था, ठीक है। तो अक्साई चीन को यूएस चाइना जो है अपना पार्ट मानता है, तो वही इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए उसने वो गलवान वाला कन्फ्लिक्ट चालू किया, ठीक है। तो इसलिए कंट्रीज मेंटेन करती कि ऐसी कुछ ना कुछ एम्बिग्विटीज रहे, तो वही चीज आप देख सकते हो कि यूएस भी वही एम्बिग्विटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले तो वो वन चाइना पॉलिसी मान रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे आर्म्स सप्लाई कर रहा है ताइवान को, और स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी इंश्योर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, ठीक है। इंडिया का स्टैंड अगर हम बात करें, तो हमने तो वन चाइना पॉलिसी 1949 में मान लिया था। वन चाइना पॉलिसी के अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तिब्बत को, ताइवान को एज पार्ट ऑफ चाइना ओनली, ठीक है। हाउएवर इंडिया का भी जो स्टैंड है वो धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ। बाय 2008 इंडिया ने जो वन चाइना या जो ताइवान को एज पार्ट ऑफ चाइना मानने का जो रेफरेंस है इसको ड्रॉप कर दिया। मतलब ऐसा भी नहीं बोला कि हम नहीं मानते इसको, लेकिन जो पहला एक कैटेगोरिकली या एक एक्सप्लिसिट मेंशन था वो खत्म कर दिया, ठीक है। और उसका रीजन क्या था, क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी, जैसे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपना सिटीजन बोल रहा था अलग अलग फोरम में, या उनको वीजा नहीं देता था ये बोल के कि ये तो चाइनीज सिटीजन ही है। तो इसी रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी एक डिप्लोमेटिक बैकलैश दिया उसको, ठीक है, कि वो उन्होंने भी ताइवान पे जो रेफरेंसेस है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू वन चाइना पॉलिसी। आई होप काफी क्लियर हुआ होगा इसके थ्रू। अगर हम आगे देखें इसके अंदर, तो अभी एक और सिस्टम यहाँ पे चलता है। एक तो वन चाइना पॉलिसी हमने देखी कि एक ही चाइनीज गवर्नमेंट है, जितने भी चाइनीज स्टेट है उसमें, ये है वन चाइना पॉलिसी। एक है वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है, यानी एक ही कंट्री लेगा लेकिन दो सिस्टम रहेंगे। तो पहले ये पॉलिसी जो थी ये ताइवान के रेस्पेक्ट में आई थी, लेकिन ताइवान ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था इस पॉलिसी को। तो ये पॉलिसी बाद में दो और रीजन के लिए आई, हांगकांग और मकाओ के लिए, ठीक है। तो हांगकांग जो था वो एक ब्रिटिश टेरिटरी था जो ब्रिटिशर्स ने ओपीएम वॉर्स के दौरान चाइना से एक्वायर कर ली थी, और मकाऊ पोर्टुगल ने एक्वायर करी थी फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो चाइना का ये जो पीरियड था जब इनको एक्वायर किया गया था, ये 19th सेंचुरी का जो पीरियड था इसको बोलते हैं
100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, मतलब इंटरनेशनली या वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन बोलते हैं चाइना के लिए, कि चाइना यहाँ पे सब लोगों से हारा था, जो भी आता था वो चाइना को हरा के चला जाता था। ठीक है, तो उसी दौरान ये एरियाज एक्वायर करे गए थे, लेकिन जब कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, ठीक है, तो चाइना ने डिमांड करना शुरू किया कि ये जो एरियाज है वापस लौटा जाए। लेकिन यहाँ के जो ओनर्स थे, जो कंट्रीज इनको रूल करे थे, जैसे पोर्टुगल हो गया या ब्रिटेन हो गया, तो इन्होंने बोला कि यहाँ हम आपको रिटर्न तो कर देंगे, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ का जो कल्चर है, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, करेंसी इकोनॉमिक सिस्टम है, वो वैसा का वैसे इंटैक्ट रहना चाहिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो चाइना ने इस पे एग्री किया। चाइना ने बोला ठीक है, हम एक वन कंट्री टू सिस्टम वाला पॉलिसी अपनाएंगे, जहाँ पे ये अपना एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रख सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम चाइना। और ये एग्रीमेंट जो था ये 50 years के लिए रखा गया था। तो ये ट्रीटी जो थी ये 1997 में शुरू हुई थी। ठीक है, और वहां से लेके 1947 तक ये रहना था। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना ने इस पॉलिसी को खत्म ही कर दिया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ वगैरह लाकर, और यहाँ का जो कल्चर था उसको, जो डेमोक्रेटिक कल्चर था या जो पॉलिटिकल कल्चर था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, सो यही था इसके रिगार्डिंग। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या, या कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो आई गेस आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो है हम लोग छोटा सा ही बचा है यार के अंदर पार्ट, उसको करके फिर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्या पार्ट है? इकोनॉमी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस पे मूव ऑन कर लेंगे।